पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज्यादा आंकड़े एक बार फिर से कोरोना के सामने आए हैं। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि बीते 24 घंटे में 4,14,000 नए कोरोना के केस आए, जबकि 3,915 लोगों की जान चली गई। और पूरी दुनिया में अब एक्टिव केसों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में हर 5वां एक्टिव केस भारत से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके हालात बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जिनमें स्थिति अब गंभीर होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि पंचायत चुनाव हुए, तो पश्चिम बंगाल में वहां पर चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद से ही संक्रमण का जो दर है वो तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आंकड़े लगातार 30,000 से ऊपर और नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में मरने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में लोगों का आरोप है कि उन्हें ना तो बेड मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। और ऑक्सीजन में भी वो लोग जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन लोगों को ना तो डॉक्टर देख पा रहे हैं, ना ही उनको ऑक्सीजन मिल पा रही है, क्योंकि सरकार का आदेश है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अस्पतालों को दी जाएगी। ऐसे अगर कोई जाने लेकर नहीं जाता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और राशनिंग होने के बाद, इस तरह की सिस्टम बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन तमाम सही मात्रा में अस्पतालों में पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बीच बीती रात नोएडा के कई अस्पतालों में हालत बिगड़ती नजर आई। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, ये ऐसी जगह हैं जो बड़े शहर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। इन जगहों पर अस्पतालों में ना तो जगह मिल पा रही है, न लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह मिल पा रही है। आलम यह है कि 24 घंटे का वेटिंग है। और साथ में कब्रिस्तान की हम बात करें तो मेरठ में जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत हो जाती है, उनके लिए जो कब्रिस्तान बनाए थे वो फुल हो चुके हैं। अब नए कब्रिस्तानों की तलाश की जा रही है। लेकिन इसके साथ में वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि अब वैक्सीनेशन को लेकर आखिरकार अब तक सिर्फ 1,37,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता को कब तक वैक्सीन लगता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। हालांकि केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो इस बीच उन्होंने कड़े सुझाव भी दिए हैं। तो आपको बता दें, देश में सभी को तेजी से वैक्सीन देने का सुझाव दिया है राहुल गांधी ने। पत्र में राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि देश में कोरोना वायरस का डबल और ट्रिपल म्यूटेंट अभी सिर्फ शुरुआत भर है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परिस्थितियों की वजह से वायरस ने खुद को ज्यादा खतरनाक बना लिया है। और अपने सुझावों में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को वायरस को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने, वायरस के खिलाफ सभी वैक्सीन की क्षमता का जायजा लेने और देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने और वायरस के बारे में सभी जानकारी को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यहाँ राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वायरस के अनियंत्रित संक्रमण का असर न सिर्फ देश पर होगा बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ राहुल गांधी ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को कहा कि अब सिर्फ देश में संपूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा है। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा, एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय नितिन गोयल की कोरोना के इलाज के दौरान मौत हो गई। रामा मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर 4 मई को नितिन गोयल का इलाज चल रहा था। अचानक देर रात उसकी कोरोना से मौत हो जाती है। अगले दिन 5 तारीख को मृतक के पिता मनोज गोयल को जिला प्रबंधन की तरफ से 54,000 रुपये का बिल पकड़ाया जाता है। लेकिन मृतक के पिता कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसके चलते जिला प्रबंधक उसके मृतक बेटे को ही बंधक बना लेते हैं। लेकिन धौलना के एसडीएम अरविंद द्विवेदी खुद अपनी जिम्मेदारी पर जिला प्रबंधक से बात करते हैं और कहते हैं कि पूरे इलाज का खर्चा मैं दूंगा। जिला प्रबंधक का दिल तब भी नहीं पसीजता है और उसके घर वालों से 35,000 की रकम लेकर ही मानते हैं। यह रामा मेडिकल कॉलेज का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सोशल मीडिया पर भी वायरल होते नजर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर इलाज के दौरान मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा रहा था। एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहे थे, इलाज के लिए भीख मांग रहे थे कि उनको इलाज करवा दिया जाए, लेकिन फिर भी वहां पर किसी तरह का कोई इलाज नहीं दिखा। लेकिन अब एसडीएम ने वहां पर इंचार्ज घोषित कर दिए हैं। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक सभी की देखरेख
डीएम के द्वारा वहां पर जो व्यक्ति घोषित किया जाएगा वहां पर होगी। की जांच का आदेश डीएम अनुज सिंह ने दिया है। साथ उन्होंने 3 कोविड-19 हॉस्पिटल रामा मेडिकल कॉलेज, जीएस मेडिकल कॉलेज और सरस्वती मेडिकल कॉलेज में अब मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं, जिनका कार्य अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर की समस्या सहित मरीजों को एडमिट कराने से लेकर मरीजों को डिस्चार्ज कराने का होगा। मृतकों के शवों को परिजनों को सौंपने का होगा। एक मरे हुए इंसान की बॉडी से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म होती नजर आ रही है। अब ऐसे में जब लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, पूरे देश में कोरोना से डर का माहौल है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने मुनाफिखोरी में भी कुछ लोग व्यस्त हैं। ऑक्सीजन की बात हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की, कालाबाजारी कहीं ना कहीं अलग लेवल पर चलती दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, एएनवी न्यूज, सरहिंद। पिछले लगातार 4 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ कोरोना की मार, लगातार जनता बेहाल हो चुकी है, लॉकडाउन से बेहाल हो चुकी है, उसके बाद तेल कंपनियों के इस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से भी जनता परेशान हो चुकी है और सीधे सीधे जनता की जेब पर डाला जा रहा है। लगातार चुनावी दौर था, जिस समय पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय था, उस समय में पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आ गए हैं उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार पिछले 4 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और जिस तरह से पिछले 4 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, दाम इस तरह से बढ़े हैं कि पिछले 3 दिनों में 1 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है और डीजल भी इतने ही रुपए महंगा हो गया है। आज की अगर दामों की बात करें तो आपको बता दें कि लगातार 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 28 से 30 पैसे आज बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई सहित देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें इजाफा होने हुआ है, उच्चतम स्तर पर ये पहुंच गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.27 रुपए, जबकि डीजल का दाम 81.73 रुपए महंगा हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की बात करें तो इसकी कीमतें 97.61 रुपए और डीजल की कीमत 88.82 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यानी कि पिछले 3 दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पहले दिन 88 पैसे महंगा हो गया था। मंगलवार को पेट्रोल के दाम 15 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, बुधवार को इसके दाम में 19 पैसे, जबकि गुरुवार को 25 पैसे और आज 28 पैसे का इजाफा किया गया है। और डीजल की बात की जाए तो ये पिछले 3 दिन में 1 रुपए महंगा हो गया है। कैमरामैन बलविंदर के साथ मैं मुस्कान, नमस्कार। मुंबई की दहिसर पुलिस ने वैभव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो मुंबई पुलिस द्वारा जारी ई पास को फर्जी तरीके से बनाकर लोगों को देता था। पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार कर जानकारी हासिल की। इस दौरान मुंबई पुलिस को तमाम जानकारियां मिली, जिसमें वैभव ने अपने सोशल मीडिया पर एक इख्तियार डाल के रखा था, जिसमें बताया था वह मुंबई पुलिस द्वारा जारी ई पास को बनाकर लोगों को देता है, उसके एवज में लोगों से 1000 रुपए लेता है। पुलिस निरीक्षक तड़ाके साहब और उनकी टीम जो उनकी पड़ताल करती है और उसका मंजूर और नामंजूर किया जाता है वो अर्जी। ऐसे ही एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी, उसका हमने तहकीकात किया वो अर्जी का, तो वो पास हमको फर्जी नज़र आया। तो हमने चुनाभट्टी से एक शख्स था वैभव दावेकर, उसको अरेस्ट किया। तड़ाके साहब ने उनका सब इंक्वायरी किया तो उनको समझ में आया कि इसने सोलापुर में जो एक बंदा है उसके साथ संगनमत करके लोगों को फर्जी ई पास बना के देता था। उसके लिए हर अर्जी के पीछे वो 1000 रुपये लेता था। तो ये सब मामला सामने आने के बाद परिमंडल 12 ऑफिस कार्यालय ने उसमें इंक्वायरी करके गुना दाखिल किया है चीटिंग और फॉर्जरी का, और दहिसर पुलिस स्टेशन आगे की जांच करेगी। जिस तरह से जानकारी मिली थी, मुंबई पुलिस ने ठीक उसी मोबाइल नंबर के जरिए वैभव से संपर्क किया और संपर्क के दौरान मुंबई पुलिस को तमाम अहम जानकारियां मिली। वैभव ने दहिसर पुलिस को बताया कि वह अपने साथी जो सोलापुर में रहता है उससे संपर्क कर 150 रुपए में वो पास बनवाता था और लोगों को मुहैया करवाता था। फिलहाल जिस तरह से उसने कई ई पास जारी किया था, उसी आधार पर दहिसर पुलिस ने उस ई पास की जब तफ्तीश की, उसमें जानकारी मिली तो जो QR कोड दिया गया है वो रिजेक्टेड था। इसी रिजेक्टेड QR की मदद से मुंबई दहिसर पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब मुंबई पुलिस देख रही है कि आखिरकार वैभव के साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कितने लोगों को
ई पास बनाकर दिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्य प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया ताकि कोरोना की रफ्तार जो है उसको तोड़ा जा सके, मगर दूसरे लॉकडाउन की समय सीमा भी खत्म होने वाली है और उसी के मद्देनजर रखते हुए अब आशंका यही है कि दिल्ली सरकार शायद तीसरा लॉकडाउन लगा सकती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी तक कोरोना की जो रफ्तार है यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 19,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार क्या दोबारा से यानी तीसरा लॉकडाउन लगाएगी या फिर इसी दूसरे लॉकडाउन पर ही खत्म कर दिया जाएगा लॉकडाउन को। दिल्ली में कोरोना जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है उसको देख करके दिल्ली का व्यापारी वर्ग बुरी तरीके से चिंतित है। आज दिल्ली में दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 17 मई तक दिल्ली के व्यापारिक संगठन स्वैच्छिक लॉकडाउन करेंगे, यानी कि बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इसी बीच हमने आज दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि 10 मई को समाप्त होने वाला लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए। निश्चित रूप से दिल्ली में आज कोरोना को लेकर के जो स्थिति है उसमें अस्पताल में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर का अभाव है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन की रीफिलिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा बहुत भयानक स्थिति दिल्ली के अंदर में है। ऐसे में यदि हमारा कोई व्यापारी दुकान खोलता है और कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसको कोई इलाज भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है। जिस तरीके से बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारी संगठनों के जो नेता हैं परवीन खंडेलवाल, उन्होंने एक बैठक करी, तमाम दिल्ली के व्यापारी थे उसके अंदर शामिल हुए। उस बैठक के अंदर यही गौर किया गया कि दिल्ली के अंदर अभी मार्केटों को बंद रखा जाए ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको तोड़ा जा सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या वो लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाएंगे या तीसरा लॉकडाउन लगाएंगे या फिर इस तरीके के लॉकडाउन को यहीं पे दूसरे लॉकडाउन पर ही खत्म करना होगा। मगर व्यापारी बिल्कुल संगठन जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो और उसी के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बैठक की गई और बैठक के बाद में उन्होंने एक रणनीति बनाई गई कि एलजी को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से ये कहा गया कि 17 मई तक के लिए दिल्ली के तमाम व्यापारी जो वर्ग हैं वो अपनी दुकानें, अपने फैक्ट्रियां बंद करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश की जाए ताकि वायरस की जो खात्मा है वो किया जा सके। मगर देखना होगा व्यापारी संगठनों की जो अपील है क्या दिल्ली सरकार मानेगी या एलजी मानेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में कहीं ना कहीं खींचातानी जरूर हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के जो अधिकार है वो एलजी को दे रखे हैं, क्या एलजी ही इस पे मोहर लगाएंगे। मगर व्यापारी संगठन बिल्कुल चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस को रोका जा सके। मगर उसी के मद्देनजर रखते हुए 17 मई तक के लिए व्यापारी संगठनों ने बिल्कुल अपील कर दी गई है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है 17 मई तक के लिए वो बंद मार्केट कर रखेंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और एलजी क्या तीसरा लॉकडाउन लगाएंगे या फिर दूसरे लॉकडाउन को ही खत्म करेंगे। मगर देखना है कि व्यापारी वर्ग बिल्कुल चाहता है कि 17 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा रहे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज दिल्ली।
कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार दिन पर दिन कड़े निर्देश जारी कर रही है, लेकिन उन निर्देशों का कहीं न कहीं पालन होता नजर नहीं आ रहा है। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है। झांसी के खंडेराव गेट पर जब ANB न्यूज़ का कैमरा पहुंचा तो देखा गया कि वहां कोरोना जांच चल रही थी, लेकिन कोरोना जांच बिना PPE किट पहनकर ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों की कोरोना जांच कर रहे थे। अब कोरोना जांच हो रही थी कि कोरोना को दावत दिया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना से बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिना PPE किट पहनकर ही लोगों की कोरोना जांच कर रहे थे। अब देखना ये है कि ऐसे में इन कर्मचारियों के ऊपर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। एक तरह से उसकी भयावह स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद रहेंगे। वहाँ पे सिर्फ पुजारी या जो भी मस्जिद में है वहाँ के इमाम हैं वही पूजा करेंगे, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। ऐसे में पाक महीना जो मुस्लिम का रहता है वो रमज़ान का माह कहा जाता है और इसमें कहा जाता है कि जो भी अल्लाह से इबादत की जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसे में रमज़ान का आज जो है अलविदा जुम्मा था और ऐसे में जो है नमाज पढ़ने के लिए लोग ज़्यादातर अमेठी में देखा गया कि अपने घरों पर नमाज पढ़े। फिर भी जो 5 लोगों की जो टीम थी वो जो है यहाँ पे आके मस्जिद जाओ मस्जिद में जो है नमाज पढ़ी। ऐसे हमारे साथ यहाँ के इमाम हैं, उनसे बात करेंगे कि जो नमाज का क्या नियम था यहाँ पढ़ने का और किस प्रकार से उन्होंने नमाज पढ़ी और क्या क्या उन्होंने दुआ सलामत मांगी अपने देश के लिए। जी क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद कादरी। ये सरकार का आदेश था कि नमाज को लेके किस प्रकार से नमाज पढ़ी जाएगी, तो ऐसे में आज जुमे की नमाज में आपने किस प्रकार से पढ़ा? हाँ, तो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, उसके गाइडलाइन के मुताबिक 5 लोगों ने नमाज पढ़ी है इकट्ठा एक साथ जो है, और उस पर अमल करते हुए और दुआ ये की गई है कि ये वबाई बीमारी जो है वो इससे तमाम लोगों की हिफाजत हो, तमाम लोगों को निजात मिले। बीमारी है इससे हम निजात पाए, हमारे देश और हमारी कौम जो है इससे एक तरह से इससे जो है निजात पाए और यह बीमारी हमारे देश को छोड़कर बाहर जाए। कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी पूरी कौम, पूरा देश इस बीमारी से लड़ रहा है और हमको इस पर विजय हासिल करनी है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। मोतीपुर थाने के गोपिया गांव में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 19 मकान जलकर राख हो गए, लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। खास बात तो ये है कि मोतीपुर थाने के अलावा नानपारा थाने से पुलिस फोर्स बुलाई गई और 2 टेंडर फायर ब्रिगेड बुलाए गए। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का कहना ये है कि अगर समय से फायर टेंडर मौजूद होता या समय से आ गया होता तो इतना भीषण नुकसान न हुआ होता। रफीकुल्ला खान, ANB न्यूज़। उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी के नेतृत्व में नगर सेवक कमलेश यादव जी ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हाँ गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के किस तरीके की तैयारी उत्तर मुंबई में की गई? देखिए, पूरे उत्तर मुंबई में 5000 बोतल का संकल्प हमने किया था, जिसमें से 4300 कल तक हो गए। आज नगर सेवक कमलेश यादव ने 200 बोतल इकट्ठा करने का यहाँ पर तय किया है। अभी तक 30-35 लोगों ने रक्तदान कर लिया है और ये 5000 का संकल्प मुझे लगता है कि इस सप्ताह में हम पूरा करेंगे। आज 2 जगह पे, कल 3 जगह पे है और कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि इसको आने वाले दिनों में इसको कायम रखेंगे। 5000 होने के बाद में भी हम बंद नहीं करेंगे। और हमारे चारकोप के विधायक योगेश सागर ने भी यहाँ पर ये डिक्लेयर किया कि हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में एक ब्लड बैंक की भी स्थापना करेंगे, ताकि कभी भी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़े तो उत्तर मुंबई ब्लड बैंक में से उनको ब्लड मिले। इस प्रकार की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो अभी हालात यहाँ पर कुछ ठीक है, क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या संदेश? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मुंबई शहर, पूरे देश का अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो मुंबई शहर कंट्रोल में है और मुंबई शहर कंट्रोल में होने का एक कारण है कि सब सेवाभावी संस्था के सारे लोग इसमें काम में लगे हुए हैं
मीडिया के लोग भी अच्छी और सच्ची बात लोगों तक पहुंचा रहे, तो लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। उससे कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग डरना नहीं चाहिए, लोगों का आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। तो इस प्रकार का सब काम करते रहेंगे लोग, तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये कोरोना कंट्रोल में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो हालात सुधर सकते हैं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो शहर से निकल के ग्रामीणों तक भी पहुंच चुका है, जहां पे भी अब मरीज वहां से आने लग गए हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से जो उज्जैन में लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 17 मई तक कर दिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन की खासियत ये रहेगी, जो उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि ये लॉकडाउन थोड़ा सख्त रहेगा और लोगों को सख्ती के साथ ही घरों में रहने की हिदायतें दी जाएंगी। अगर लोग नहीं मानते हैं उसके बाद भी तो उन पर चालानी कार्रवाई, FIR और अस्थायी जेलों में पहुंचाया जाएगा। टूट पा रही है, उसको लेके न केवल जो जनता कर्फ्यू आगे बढ़ाया गया, बल्कि उसमें सख्ती भी और ज़्यादा करी जा रही है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि केवल मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के कृपया बाहर ना निकलें, वरना हमारे द्वारा न केवल खुली जेल की कार्रवाई बल्कि धारा 188 के तहत FIR की कार्रवाई भी करी जाएगी। सभी लोग कृपया सहयोग करें। अगर 7-8 दिन हम लोगों ने ढंग से इसको लागू कर लिया तो निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण भी कम होगा और संक्रमण की चेन भी ब्रेक होगी। बाहर से आने वाले जो जिले से बाहर से लोग आ रहे हैं, इनके लिए भी कुछ देखिए, वहाँ पर भी जो इंदौर और देवास और ये सब जो रूट्स हैं, इनके ऊपर हमारी सख्ती बढ़ी है, इनकी चेकिंग भी बढ़ी है। हम लोग कोशिश करेंगे इनको भी रोका जाए। ये जो लॉकडाउन रहेगा ये बहुत सख्त रहेगा। इसमें हर आदमी को या आम आदमी को बाज़ारों में निकलने की या कहीं भी इधर उधर आने की परमिशन नहीं रहेंगी। तो और जैसा कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि लगातार उज्जैन के लिए बेडों की व्यवस्थाएं और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से की जा रही हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि अब जो स्थिति पहले बनी हुई थी उसमें कुछ सुधार भी आ रहा है। जो पेशेंट पहले आ रहे थे उसमें से ही कुछ पेशेंट ठीक होकर भी अब घरों की ओर पहुंच रहे हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए गोलू राठौर के साथ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेतों में जाकर किसानों के साथ मारपीट की और किसानों की सब्जियों पर लात मार दी गई। और यह सब पुलिस अधीक्षक रीवा अपनी आंखों से देखते रहे, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका वीडियो अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है और रीवा पुलिस की किरकिरी हो रही है। मार रहे थे हम लोग, सब्जी लगा रहे हैं, मार रहे थे, भाग रहे थे हम लोग। सब्जी ले जाते हैं क्या, कैसे क्या? सब्जी ले जाते हैं, जो आप पहुँचते हैं उठा के ले जाते हैं गाड़ी में, पुलिस वाले ले जाते हैं। बोलते कुछ नहीं है, ले जाते हैं बस। पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते। हमारे पुलिस वाले ने वहाँ पे हम जा रहे थे, उधर से यहाँ पर सब्जी रखी थी तो बेफालतू को उन्होंने दौड़ा के मुझे मारा और पूरे पिठाए में यहाँ तमाम लाठी उठी है। ये हाथ में बिल्कुल हड्डी में चोट लगी हुई है और काफ़ी परेशान करते हैं। ये छोटे मोटे हम लोग किसान हैं तो थोड़ा सब्जी वाजी लेके बैठ जाते हैं, इधर उधर बेचते हैं तो बैलों जैसे बर्ताव किया जाता है हम लोगों से। सब्जी भी उठा कर ले गए हैं? सब्जी भी उठा के ले जाते हैं और पता नहीं कहाँ डालते हैं। आज कितनी मात्रा में सब्जी लेके? आज तो कम ही ले गए हैं। परसों वहाँ से बहुत सारी सब्जी ले गए हैं, कम से कम 10 बोरी। चालान भी काटते हैं क्या? चालान उलान नहीं काटे हैं अभी। कुछ पावती देते हैं? जब कुछ नहीं देते हैं, बैलों जैसे बर्ताव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अंधाधुंध पीटते हैं। पूरा मामला रीवा जिले के बीड़ा सिमरिया रोड का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली कि कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जिसका जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक रीवा शहर में लॉकडाउन के लिए निकले हुए थे। लेकिन जब यह खबर पुलिस अधीक्षक को मिली तो वह बीड़ा सिमरिया रोड पर पहुंच गए करहिया मंडी के पास और वहां पर देखे तो कुछ किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस बौखला उठी और किसानों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गई। पुलिस अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के साथ जबरन मारपीट की और इतना ही नहीं,
पुलिस ने मानवता को शर्मसार करते हुए अन्नदाता जो सब्जियां उगाते हैं, जो अन्न उगाते हैं, उनके साथ, उनकी सब्जियों के साथ लात भी मारी। वहां पर एक किसान अपनी सब्जी लेकर आ रहा था मोटरसाइकिल पर। जैसे ही पुलिस ने देखा तो तुरंत पुलिस अधीक्षक की कार से 2 आरक्षक उतरे तो एक हवा निकालने में लग गया और दूसरा किसान की सब्जी पर लात मारा। लात मारने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और रीवा पुलिस की किरकिरी हो रही है। हालांकि किसानों ने कहा कि यह एक दिन का काम नहीं है, पुलिस लॉकडाउन का फायदा उठाकर रोज उनके साथ यह करती है और उनकी सब्जियां उठाकर लेकर चली जाती है। उनको ना तो किसी प्रकार की रसीद दी जाती है और ना ही चालान किया जाता है। उनकी सब्जियां वहां से चली जाती हैं और सब्जियां कहां जाती हैं यह किसी को नहीं पता। रिटर्न उनको मिलती भी नहीं है, जिस कारण अन्नदाता परेशान हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन में किसानों को अपने अपने खेतों में काम करने के लिए छूट दिया गया है, बावजूद इसके पुलिस अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेतों में जा पहुंची करहिया मंडी के पास और किसानों के साथ जबरन मारपीट की। मारपीट ही नहीं, मानवता की सारी हदें शर्मसार करते हुए किसान की सब्जियों पर, जो सब्जियां मानव खाते हैं, जो सब लोग खा रहे हैं, उन सब्जियों पर लात भी मारी, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं यह पूरी घटना गुरुवार की बताई जा रही है, बीते दिन की बताई जा रही है, जब पुलिस के द्वारा यह कृत्य किया गया। हालांकि वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रीवा पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो देश का अन्नदाता जो कि दिन रात काम करके अनाज उगाने का काम करता है, वह लॉकडाउन से मुक्त है, क्योंकि वह अपने खेतों में कार्य कर सकता है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के साथ मारपीट की और यह सब रीवा एसपी के निर्देश पर हो रहा था। रीवा एसपी वहां पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। देश का अन्नदाता लुटता जा रहा था, देश के अन्नदाता के साथ पुलिस प्रशासन मारपीट कर रही थी, लेकिन रीवा एसपी और रीवा जिला प्रशासन यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। हालांकि वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।